हेलो चिल्ड्रेन। आज आपको बताना है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले जैसा कि हम जान रहे हैं, आपको बता रहे थे, कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। जैसे बताए थे कि कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है I, इससे करंट फ्लो हो रहा है I, इसका लेंथ है L। इसको यदि हम कोई मैग्नेटिक फील्ड B में रखते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स का वैल्यू होता है ILB साइन थीटा, और ये यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो यही हो जाता है ILB साइन 90 डिग्री, या फोर्स इक्वल टू हो जाता है ILB साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो गया। तो ये तो है, कोई एक कंडक्टर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, इस फोर्स का वैल्यू आप जान गए। अब जानना है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक करंट कैरिंग कॉइल है। अब कॉइल कैसा भी हो सकता है, वो सर्कुलर कॉइल हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर कॉइल हो सकता है, वो स्क्वायर का कॉइल हो सकता है, कैसा भी कॉइल हो सकता है। तो यदि कोई कॉइल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, टॉर्क लगता है। ये टॉर्क कैसे लगता है यही देखना है। टॉर्क कैसे लगता है और इस टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हमको आज जानना है। पहले तो देखें, कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। सपोज दैट यही रेक्टेंगुलर कॉइल है, PQRS। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है I, करंट फ्लो हो रहा है I। कहता है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मान लेते हैं अब ये जो है कॉइल का प्लेन, कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई एक सिंगल कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर है, इस कंडक्टर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है। फोर्स का वैल्यू होता है ILB साइन थीटा, और यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो सीधे हम लोग कहते हैं कि फोर्स का वैल्यू होता है ILB होता है। तो जरा हम लोग देखें, लेट थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है, तो कॉइल का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब जरा हम लोग बारी बारी से देखें, बारी बारी से देखिए कि इसमें अब एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल है तो निश्चित रूप से इसमें 4 गो कंडक्टर होगा। इस कंडक्टर का, इसका मान लेते हैं कि है L है, L है, ये है B है, ये है B है।
तो जरा हम लोग देखें। फोर्स ऑन कंडक्टर PQ देखिए, PQ ये फोर्स हो जाएगा F1। इसमें करंट कितना है I, इसका लेंथ कितना है B, इस कंडक्टर का लेंथ है B, I B साइन थीटा, IBB साइन थीटा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? जहां तक डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन के बारे में आप पढ़े हैं, डायरेक्शन के बारे में आप पढ़े हैं। डायरेक्शन क्या होता है? देखिए क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? रखिए, मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर को, फोर्थ फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, का मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में। तो इस तरह आपको रखना होगा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। तो ये जो बताता है, थंब बताता है, फोर्स का डायरेक्शन बताता है। मतलब यहां फोर्स का डायरेक्शन हो गया F1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब जरा देखिए, फोर्स ऑन कंडक्टर QR F2, करंट तो वही है I, लेंथ हो गया L, मैग्नेटिक फील्ड B, एंगल हो गया साइन 90 डिग्री, ये हो गया ILB। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा जरा देखिए। फर्स्ट फिंगर हम लोग रखे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में ऊपर। तो यहां थंब क्या हो गया? अंदर की ओर हो गया। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्ड, कहते हैं इनवर्ड नॉर्मल। अब जरा देखिए, फोर्स ऑन कंडक्टर RS, इस RS पर कितना होगा? F3, करंट हो गया I, इसका लेंथ हो गया B, मैग्नेटिक फील्ड B साइन। ये देखिए, करंट का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो यहां ए वाला एंगल हम लोग लेंगे 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा, IBB साइन 180 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग रखें फोर फिंगर को या फर्स्ट फिंगर को, करंट के डायरेक्शन में रखें मिडिल फिंगर को। तो थंब हो गया ऊपर की ओर हो गया, मतलब यहां फोर्स हो गया ऊपर की ओर हो गया। F3 हो गया, यहां हो गया F2 हो गया, ये हो गया इनवर्ड हो गया।
ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे अपवर्ड कहेंगे। ये हो गया अपवर्ड हो गया। अब आ जाइए, एसपी पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन कंडक्टर एसपी F4। करंट तो वही है I, करंट है I, इसका लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड B, यहां एंगल हो गया 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो A हो गया ILB। यहां भी देखिए क्या होगा, डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। 4 फिंगर को हम लोग रखें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, थंब हो गया बाहर की ओर, इसको हम लोग बोलेंगे आउटवर्ड नॉर्मल। ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर। यहां जो फोर्स हो गया F4, इसको हम लोग कहेंगे आउटवर्ड नॉर्मल। एक कंडक्टर का जो 4 गो आर्म है, 4 गो साइड है, 4 कंडक्टर है, रेक्टेंगुलर कॉइल में 4 आर्म है, 4 टाइप का है। चारों पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहां देखेंगे कि F1 और F3, F1 का वैल्यू IBB साइन थीटा, F3 का भी वैल्यू IBB साइन थीटा, लेकिन एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है। ये हो गया डाउनवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है। तो कहता है चूंकि F1 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का एक ही है, एक ही लाइन में है, एक ऊपर है एक नीचे है, इसलिए F1 और F3 ये दोनों मिल करके एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। लेकिन F2 और F4, F2 F4 मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक अंदर है एक बाहर की ओर है, लेकिन यहां क्या है, यहां लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, यहां पर अंदर है, यहां पर बाहर की ओर है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए यह एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर करके एक कपल पैदा करता है, एक कपल पैदा करता है और इसमें रोटेटरी मोशन करता है, रोटेशन करता है। तो रोटेशन करता है तो रोटेशन करेगा तो टॉर्क होगा। तो इस टॉर्क का वैल्यू निकालना है, इस टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। अब जरा देखिए, होता है क्या है, here F1 and F3 are equal in magnitude। F1 और F3 का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, IBB साइन थीटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, दोनों एक ही लाइन में है, लाइन ऑफ एक्शन, सो दे आर बैलेंस्ड बाय ईच अदर, दे आर बैलेंस्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। यह F1 और F3 एक दूसरे को बैलेंस कर दिए। F2 और F4 ये क्या है, F2 और F4 इसका भी मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है।
लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर करके यह एक कपल पैदा करता है। कपल पैदा करता है मतलब रोटेशन होगा, रोटेशन होगा रोटेटरी मोशन होगा, और जब रोटेटरी मोशन होगा तो उसमें टॉर्क होगा। तो हम लोग टॉर्क का वैल्यू निकालेंगे। Now F2 and F4 are equal in magnitude, opposite in direction, but different line of action, line of action दोनों का अलग अलग है। सो क्या कहता है, फॉर्म ए कपल। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को कहा जाता है कपल। सो दे फॉर्म ए कपल, और जब कपल होगा सो दे फॉर्म ए कपल एंड प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन इन द कॉइल। एक कपल बनाता है और कॉइल में रोटेटरी मोशन होता है, रोटेशन होगा। तो जब रोटेशन होगा तो उसका टॉर्क होगा। टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, यही तो निकालना है। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क ऑफ द now torque of the couple, टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, और टॉर्क का वैल्यू होता है कोई फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्स कोई ले लीजिए, F2 या F4, दोनों का वैल्यू है ILB मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, जरा हम लोग देखें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1, F4, F2 अंदर की ओर है, F4 बाहर की ओर है। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ए डिस्टेंस हो जाएगा, यह डिस्टेंस हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो जाएगा। परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसको जरा हम फिर से डायग्राम बनाएं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक फ्रेश डायग्राम बनाएं। कैसे डायग्राम बनेगा, देखिए। यही PQ है जिसका लंबाई है B, ये थीटा था, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हो गया QN। अब QN का वैल्यू क्या होगा, जरा देखिए। ILB कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, ए बी है,
तो बेस मतलब क्यूएन, क्यूएन बाई पी क्यू। तो क्यूएन का वैल्यू हम लोग लिखेंगे पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा। आई एल बी, पी क्यू का वैल्यू है बी, तो बी कॉस थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया आई एल इंटू बी, बी कॉस थीटा। आई क्वाइल का, जैसा कि आप जानते थे, क्वाइल का लेंथ कितना था एल, क्वाइल का ब्रेथ हो गया बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया, तो आई ए बी कॉस थीटा। वेयर ए क्या लिख रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल हो गया आई ए, तो हम लोग लिख देंगे आई ए बी कॉस थीटा। यही हो गया टॉर्क का वैल्यू। अब कहता है कि मान लेते हैं इस क्वाइल में बहुत सारा टर्न है, नंबर ऑफ टर्न n है, मान लें। Let number of turns in the coil कितना है n, तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा n आई ए बी cos थीटा। टॉर्क का वैल्यू हो गया एन आई ए कैपिटल बी कॉस थीटा। अब ये तो कहता है, ये जो थीटा था, थीटा क्या था, प्लेन, प्लेन कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब कहता है कि यदि इस प्लेन पर, कॉइल के प्लेन पर हम एक परपेंडिकुलर डालें, इस पर हम एक परपेंडिकुलर डालें, यदि हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर और इस प्लेन पर कितना एंगल होगा, ये मान लेते हैं अल्फा, अल्फा एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर या नॉर्मल ऑफ प्लेन कहिए, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है अल्फा, तो हम कह सकते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये परपेंडिकुलर है तो अल्फा प्लस थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू हो गया 90, या थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये मैग्नेटिक, ये टॉर्क का क्या वैल्यू हो जाएगा, जरा देखें, थीटा का वैल्यू भर दीजिए, थीटा का वैल्यू भरिए, थीटा का वैल्यू रखिए,
तो टॉर्क का वैल्यू हो गया, चलिए यहां लिखिए NIA B cos 90 माइनस अल्फा। NIA जहां n नंबर ऑफ टर्म है, NIAB cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा। जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है n, तो NIAB साइन अल्फा। पहले भी बताए थे कि यदि करंट को एक एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आगे पढ़िएगा, फिर से पहले भी पढ़ाए थे, आगे भी पढ़िएगा कि यह जो कॉइल है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू ए। हियर NIA ए होता है M, मैग्नेटिक मोमेंट इसको कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो आप लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू हो गया MB साइन अल्फा। अब जैसा कि जानते हैं टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्या हो गया, M क्रॉस B। मतलब कह सकते हैं कि यह जो टॉर्क है, टॉर्क क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। कोई कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है M, मैग्नेटिक फील्ड B, तो ये टॉर्क का वैल्यू हो जाता है M क्रॉस B। मतलब टॉर्क किसके बराबर होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इसमें हम लोग कुछ स्पेशल केस देखें। क्या देखिएगा, देखें हम लोग केस 1। केस 1 देखें, मान लेते हैं कि कॉइल का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इफ प्लेन ऑफ कॉइल is parallel to magnetic field, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को हम लोग माने थे थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 हो गया। थीटा इक्वल टू 0 तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया।
प्लेन कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से यदि 0 डिग्री बता रहा है तो कॉइल पर जो परपेंडिकुलर होगा, तो कॉइल का परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा NIA B cos 0 कहिए, NIA B cos 0 1 हो गया, या वो भी हम लोग फॉर्मूला बिठा सकते हैं। टॉर्क NIA B अल्फा तो साइन 90, तो टॉर्क इक्वल टू हो गया NIA B। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं या ये फॉर्मूला भी लिखेंगे, MB साइन अल्फा, MB साइन अल्फा M इंटू बी साइन 90, तो टॉर्क का वैल्यू होता है M इंटू बी। ये होता है मैक्सिमम टॉर्क होता है। टॉर्क मैक्सिमम होगा तो रोटेशन मैक्सिमम होगा। केस 2 देखिए, केस 2, if plane of coil is perpendicular to the magnetic field, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, अल्फा हो गया 0, तो टॉर्क का वैल्यू हो गया NIAB cos 90, ये भी 0, NIAB साइन अल्फा था तो साइन 0, ऐसे भी 0, या MB साइन 0 फिर भी 0। जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तब टॉर्क का वैल्यू होता है 0 होता है, मतलब कोई टॉर्क नहीं रहेगा। ये तो हो गया। कोई रेक्टेंगुलर कॉइल पर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां टॉर्क का वैल्यू क्या होता है। अब जरा इस पर एक क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल बनाइए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4.9 देखिए क्या कहता है। क्या कहता है, ए स्क्वायर ऑफ कॉइल, एक स्क्वायर कॉइल है, इस तरह का कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, साइड 10 सेंटीमीटर, इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, A square of coil side 10 centimeter consists of 20 turn. Number of turn कितना है? 20. 20 turns and carry a current of 12 ampere.
इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 12 एम्पियर। 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, मतलब वर्टिकली वो लटकाया हुआ है। कॉइल वर्टिकली ऊपर से नीचे लटकाया हुआ है, वर्टिकली, एंड नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन का परपेंडिकुलर। इस पर यदि हम परपेंडिकुलर डाल दें, कॉइल के परपेंडिकुलर इस तरह, नंबर ऑफ टर्न को हम लोग कैपिटल एन से लिखें, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द, एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन का जो नॉर्मल है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। एक मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है कितना? 0.80 टेस्ला। इससे कितना एंगल बना रहा है? अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। ये है थीटा, ये थीटा है, अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ। प्लेन से एंगल दिया हुआ रहता तो थीटा रहता। अब प्लेन पर जो नॉर्मल है, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, वो है 30 डिग्री। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल? तो यहां टॉर्क का वैल्यू, इस पर कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला बैठा दीजिए, NIAB साइन अल्फा। नंबर ऑफ टर्न कितना है? 20। करंट का वैल्यू है 12। एरिया, इसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया साइड का स्क्वायर, साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 सेंटीमीटर या 10/100 मीटर हो गया एरिया का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.80, और साइन अल्फा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये वैल्यू हो गया 20 इंटू 12, 1/10, 1/10, 80/100, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। ये हो गया कितना? 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक और 0 कट गया। 12 इंटू 8, 96/100, 96/100। तो ये हो गया 96/100, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 0.96, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो यहां टॉर्क का वैल्यू हो गया 0.96 न्यूटन मीटर। ये तो हो गया कोई कॉइल है, चाहे वो कोई सर्कुलर कॉइल है, चाहे रेक्टेंगुलर कॉइल है, चाहे स्क्वायर कॉइल है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कॉइल में रोटेशन होता है, रोटेशन के कारण टॉर्क होता है, रोटेटरी मोशन जहां होगा तो टॉर्क लगेगा। तो ये टॉर्क का वैल्यू हो गया। अब इसी टॉर्क से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन जानना है। एक है एप्लीकेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर।
ये सब है इसी टॉर्क से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।